ball of mass 0.2 kg is thrown vertical upward by applying a force by hand। एक 0.2 kg मास की बॉल है आपके पास में, जिसको आपने हाथों से ऊपर की ओर फोर्स लगाकर फेंका है। हैंड्स जो हैं आपके वो 0.2 मीटर तक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में बॉल जो है वो कितना 2 मीटर ऊपर तक जाती है, उसके बाद एक्स्ट्रा और फर्दर मोर, ठीक है। आपसे पूछा है फोर्स कितना लगेगा, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड इसका लेनी है। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे शुरुआती कंडीशन लेते हैं हम। ये सबसे शुरुआती कंडीशन थी ए। यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सपोज यहाँ से हमारे हैंड की शुरुआत हुई और हैंड जो है वो ए से बी तक गया। कहाँ से कहाँ तक गया, ए से बी तक। कितना वो दे रखा है आपको, कितना गया 0.2 मीटर। मतलब कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस के दौरान जो है 0.2 मीटर तक तो जो है वो फोर्स लगा होगा। फोर्स कहाँ से कहाँ तक लगा भाई, आपने हाथों को ऊपर की ओर धकेला, हाथों को वो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जिससे हाथ जो है वो 0.2 मीटर तक ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद में आपने ए से आपके हैंड की शुरुआत हुई और बी पर जाकर आपने बॉल को छोड़ दिया और उसके बाद बी जो से बॉल सी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, सी तक, ठीक है। कितना ऊपर जा रही है, 2 मीटर। उसके बाद में ये 2 मीटर तक ऊपर जा रही है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर। वी नीड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम कैसे काम करें। देखिए आपने शुरुआत करी ए से, यू स्टार्टेड फ्रॉम ए, ठीक। आपने ए से शुरुआत करी, बॉल बी तक गई। ए से शुरुआत करी, बॉल बी तक, अपना हैंड बी तक गया 0.2 मीटर तक, और फिर बी से सी तक बॉल गई, ठीक है। आपसे पूछा है फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जी की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें एग्जैक्टली कि हमको एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम एक काम करें, यदि हम देखें यहाँ पर बॉल की स्पीड कितनी थी, बॉल की हैंड की स्पीड 0 थी। सपोज यहाँ आकर स्पीड v हो गई और यहाँ आकर स्पीड वापस से कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट केस लेते हैं। हम फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस मतलब कौन सी डिस्टेंस, ए बी वाली डिस्टेंस लेते हैं। तो ए बी वाले केस में आप देखिए क्या होगा। ए बी वाले केस में आपने इक्वेशन लगाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियली द स्पीड वाज 0, इनिशियली स्पीड 0 थी ए, और डिस्टेंस कितनी 0.2 मीटर। ये साहब आ गई स्पीड। ये v जो यहाँ पे से स्पीड आएगी, इस इक्वेशन से जो v स्पीड आएगी वो कहाँ पर आएगी, b पर आएगी, क्योंकि b तक आते हैं तो उसके पास में उसने डिस्टेंस 0.2 मीटर चल ली और सपोज यहाँ पर आकर उसकी स्पीड v हो गई, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड केस लगाते हैं हम। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में bc के बारे में हम बात करें तो bc वाले केस में फिर हम इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब BC वाले केस में आप मुझे बताइए, ये जो BC आपको दिख रहा है, इस BC वाले केस में इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड होगी भैया ये वाली जो आ गई यहाँ पर हमारे पास में, जो A से B तक जाने के बाद जो स्पीड आई थी, इनिशियल स्पीड वो हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गई प्लस। और BC वाले केस में बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, BC वाले केस में बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना काम करेगा। BC वाले केस में तो आपके हैंड से वो फ्री हो चुकी है ना, तो BC वाले केस में उस पर एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, -10, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। और डिस्टेंस कितनी है 2। इससे आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। व्हेन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, व्हेन यू सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड जो आपके पास ए आ रहा है, ए को आप सॉल्व करके देखिए। ए की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस केस में जो ए बी जिस समय वो आपके हैंड्स में थी, उस दौरान आपने उसको कितना एक्सेलरेशन दिया था, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस दौरान आपने उसको 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया था। आपसे पूछा है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आ गई, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन से आप फोर्स निकालेंगे। मास आपके पास में दे रखा है कितना, 0.2, और एक्सेलरेशन है 100। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, आपके पास में आ जाएगा 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन अगर आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से वो आंसर गलत होगा। क्या होगा वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप भूल गए यहाँ पर कि आपने एक्सेलरेशन दिया उसको 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप दूसरी जो बात है वो भूल गए। हम एक काम करते हैं, इस ए बी मोशन के दौरान, इस ए बी मोशन के दौरान जरा एफ बनाइए। तो ए बी मोशन के दौरान उस पर mg फोर्स लगा, नीचे लगा, और एफ फोर्स लगा ऊपर, जिस जो आपने हैंड से लगाया। तो नेट फोर्स अगर जो ऊपर की तरफ है वो कितना हो गया, एफ माइनस mg। और ये जो नेट फोर्स होगा ये होगा किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर। भाई बॉल को आपने ए एक्सेलरेशन ऊपर दिया, बॉल को आपने इस ए बी मोशन के दौरान आपने ए एक्सेलरेशन ऊपर दिया, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ माइनस एम जी।
ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स एफ है, नीचे की तरफ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्यों भूल जाते हैं, ए से बी तक जाने के दौरान उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक्ट करेगा, तो इस तरह से फोर्स निकालिए, वो आएगा एम जी प्लस एम ए। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू प्लेस कीजिए, आंसर आ जाएगा इससे 22 न्यूटन, 22 न्यूटन। सो आंसर डी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि ए बी के दौरान सब आंसर निकालते हैं, बोलते हैं सी इसका आंसर करेक्ट है, 20 न्यूटन आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि जो ए बी के मोशन के दौरान ग्रेविटेशन का फोर्स भी लगेगा, ठीक है, तो इस केस में इसलिए आंसर क्या आ रहा है, 22 न्यूटन। एज सच अगर हम देखें, हमने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर ही लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी बॉडी की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम हो, जैसा कि इस केस में आप देखिए इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0 है, तो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की मदद से करें, हमारा सॉल्यूशन बहुत छोटे से में हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो छोटे से में हो जाएगा। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा इस केस में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। भाई जब अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन 0 हो ना, जितना स्पीड शुरुआत में थी उतनी फाइनल हो, तो हम वर्क काइनेटिक एनर्जी के थ्योरम से करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो चलिए हमारे पास में कितना आ गया इस केस में, इस तरह से जब सॉल्व करा आपने तो वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई। अब इस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई, तो वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आ गया, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज 0 आ गया, तो उससे हमने वर्क की वैल्यू निकाल दी, वर्क की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, इस बॉल पर 2 वर्क हो रहे हैं, एक तो कौन सा, आपके हैंड्स का फोर्स प्लस कौन सा, ग्रेविटेशन का फोर्स, ठीक है, बॉल पर 2 वर्क हो रहे हैं, एक तो हमारे हैंड्स का फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशन का फोर्स, और इन दोनों का सम कितना, 0, और हमारे हैंड्स का फोर्स एफ है, और हैंड्स ने उसको दिया डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.2। भाई हैंड्स ने जो फोर्स लगाया वो एफ, और हैंड्स के दौरान उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो 0.2 मिला, प्लस अब आप वर्क निकालिए एम जी का, ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का वर्क कितना है, ग्रेविटी ने फोर्स कितना का फोर्स जो है वो कितना है, ग्रेविटी का फोर्स है एम जी, ग्रेविटी का फोर्स कितना है एम जी, और ग्रेविटी के कारण तो उसको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है, ग्रेविटी के कारण तो उसको डिस्प्लेसमेंट जो मिला है वो 2 + 0.2। भाई जब बॉल ए से बी तक गई और बी से सी तक गई, पूरे दौरान ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी का फोर्स तो पूरे दौरान काम करेगा, पहले जब 0.2 मीटर जब आपके हैंड्स में थी तब, और उसके बाद आपके हैंड से फ्री हो गई तब, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। और इस केस में एक और बात ध्यान दीजिए, इस केस में cos 180 भी आएगा, क्यों आएगा cos 180, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया। अब इससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, नेचुरल सी बात है, इससे सॉल्व करने पर भी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 न्यूटन, ठीक है।